प्रीवियस सेक्शन के एंड में हम एक हैरान करने वाले हार्डवेयर डिलेमा पर रुके थे। हमने देखा कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM3 हजारों माइक्रोस्कोपिक इंटरपोजर ट्रेसेस के क्रॉस पर सेकंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा पंप कर सकती है। फिर भी जब एक सिंगल GPU थ्रेड VRAM से डेटा के एक पीस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में अभी भी रफली 400 to 800 GPU क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। एक मोमेंट के लिए उस ड्यूरेशन के बारे में सोचिए। मॉडर्न सिलिकॉन के अंदर 800 क्लॉक साइकिल्स एक इटर्निटी की तरह हैं। अगर एक प्रोसेसर कोर हर बार VRAM से किसी वेरिएबल के लिए पूछते समय एग्जीक्यूशन रोक दे तो आपका $multi-thousand डेटा सेंटर एक्सीलरेटर अपनी ऑपरेशनल लाइफ का 99% से ज्यादा हिस्सा बिल्कुल बेकार बैठकर बिता देगा और कॉपर और सिलिकॉन सिग्नल्स के प्रोपेगेट होने का वेट करते हुए बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। CPU और GPU इसी सेम फिजिकल लेटेंसी वॉल को फेस करते हैं, लेकिन वे इसके प्रति बिल्कुल अपोजिट इंजीनियरिंग फिलॉसफीज के साथ रिएक्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम लॉन्ग मेमोरी डिलेज से उबरने के लिए GPU का सीक्रेट वेपन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो है हार्डवेयर ड्रिवन लेटेंसी हाइडिंग। हम देखेंगे कि कैसे GPU मल्टी मेगाबाइट पर कोर कैशेज और स्पेकुलेटिव आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की जरूरत को बाईपास करते हैं और इसकी जगह मैसिव थ्रेड कॉन्करेंसी और जीरो ओवरहेड हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पर रिलाई करते हैं ताकि कंप्यूट इंजन्स को 100% टाइम सैचुरेटेड रखा जा सके। सेक्शन ब्रेक 2 पाथ्स थ्रू द लेटेंसी एबिस CPU वर्सेस GPU। ये समझने के लिए कि GPU लेटेंसी को कैसे हाइड करते हैं, हमें सबसे पहले उनके डिजाइन को उस CPU आर्किटेक्चर के साथ कॉन्ट्रास्ट करना होगा जिसे हमने बुक में पहले एक्सप्लोर किया था। जब एक CPU थ्रेड को कैशे मिस का सामना करना पड़ता है और उसे मेन सिस्टम DDR5 RAM से डेटा फेच करना पड़ता है तो उसे रफली 60 to 80 नैनोसेकंड्स या कुछ CPU क्लॉक साइकिल्स की लेटेंसी का सामना करना पड़ता है। इस वेट के दौरान CPU कोर को आइडल रहने से रोकने के लिए मॉडर्न CPUs बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी डिप्लॉय करते हैं। डीप कैश हायरार्कीज, मोनोलिथिक L1, L2 और मैसिव शेयर्ड L3 SRAM कैशेज ये पक्का करने की कोशिश करते हैं कि 95% प्लस मेमोरी रिक्वेस्ट्स को पहली बार में सिस्टम DRAM तक न जाना पड़े। आउट ऑफ ऑर्डर OOO एग्जीक्यूशन और स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन CPU की कंट्रोल लॉजिक डायनेमिकली आने वाले इंस्ट्रक्शंस को इंस्पेक्ट करती है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को रीऑर्डर करती है या ब्रांच डायरेक्शंस को गेस करती है, जिसे ब्रांच प्रेडिक्शन कहते हैं, ताकि जब ब्लॉक किया गया इंस्ट्रक्शन मेमोरी का वेट कर रहा हो तब भी एग्जीक्यूशन यूनिट्स काम करती रहें। सॉफ्टवेयर या OS लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर कोई CPU थ्रेड पूरी तरह से स्टॉल हो जाता है, जैसे कि किसी सिस्टम IO ऑपरेशन का वेट करते हुए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड को स्वैप आउट करने के लिए बीच में आता है। हालांकि जैसा कि हमने चैप्टर 14.1 में पहले ही एस्टेब्लिश किया था, CPU कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। यह डायग्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम करंट थ्रेड को इंटरप्ट करता है, उसके स्टेट को मेमोरी में सेव करता है, एक नए थ्रेड को शेड्यूल करता है और उस थ्रेड के स्टेट को रिस्टोर करता है और साथ ही कैश इनवैलिडेशन के कारण होने वाले परफॉर्मेंस पेनल्टी को भी नोट करता है। एक CPU कॉन्टेक्स्ट स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पर रिलाई करता है। यह प्रोसेसर को करंट थ्रेड के रजिस्टर कंटेंट्स को मेमोरी में डंप करने, टारगेट थ्रेड के स्टेट को लोड करने, कंट्रोल रजिस्टर्स को अपडेट करने और CPU कैश लाइंस को इनवैलिडेट करने के लिए फोर्स करता है। एक CPU कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में 1000 से लेकर 10,000 से भी ज्यादा क्लॉक साइकिल्स का समय लगता है। एक 500 साइकिल मेमोरी रीड को छुपाने के लिए CPU स्टाइल कॉन्टेक्स्ट स्विच का यूज करना एक टोटल डिजास्टर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ही ओरिजिनल डिले से ज्यादा समय लग जाएगा। द GPU हार्डवेयर अप्रोच। GPU हार्डवेयर डिजाइनर्स ने इस कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी के लगभग पूरे हिस्से को बाहर फेंक दिया। GPUs अपने कीमती सिलिकॉन रियल एस्टेट को मैसिव ब्रांच प्रेडिक्टर्स, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन इंजनों या हर कोर के लिए गीगाबाइट्स के SRAM कैश हायरार्कीज को डेडिकेट नहीं करते हैं। इसके बजाय एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM एक ब्रूट फोर्स आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल के जरिए मेमोरी लेटेंसी को हैंडल करता है। अगर कोई थ्रेड मेमोरी के लिए वेट करते हुए स्टॉल हो जाता है तो उसके स्टेट को एक्सटर्नल RAM में सेव मत कीजिए, उसके पूरे एग्जीक्यूशन स्टेट को चिप पर फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स में परमानेंटली स्टोर करके रखिए।
और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट को तुरंत किसी दूसरे थ्रेड को रन करने के लिए स्विच कर दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में हार्डवेयर लेवल वार्प कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे शेड्यूलर इमीडिएटली एग्जीक्यूशन को एक स्टॉल्ड थ्रेड ग्रुप से एक रेडी थ्रेड ग्रुप पर जीरो लेटेंसी ओवरहेड के साथ रीडायरेक्ट करता है। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स के लिए रजिस्टर स्टेट एसएम के फिजिकल रजिस्टर फाइल के अंदर कंटिन्यूअसली पावर्ड और मैप्ड रहता है, जीपीयू सॉफ्टवेयर के सेंस में स्टेट स्वैप नहीं करता है। यह सिंपली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एएलयूज को डायरेक्ट करता है कि वे बिल्कुल अगले क्लॉक साइकिल पर रजिस्टर एड्रेसेस के एक डिफरेंट सेट से डेटा कंज्यूम करें। सेक्शन ब्रेक। वार्प स्टेट्स हैं स्टॉल्ड, एलिजिबल और एक्टिव। इस मैकेनिज्म को मोशन में देखने के लिए हमें SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूशन मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है, जिसे हमने चैप्टर 18.7 में इंट्रोड्यूस किया था और इसे चैप्टर 17.4 के हमारे पाइपलाइन एनालिसिस के साथ पेयर करने की जरूरत है। याद रखें कि जीपीयूज इंडिविजुअल थ्रेड्स को इंडिपेंडेंटली शेड्यूल नहीं करते हैं। एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर हार्डवेयर शेड्यूलिंग की फंडामेंटल यूनिट एक वार्प है, 32 थ्रेड्स का एक ग्रुप जो SIMD वेक्टर लेंस में लॉकस्टेप में बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। एक एसएम के अंदर एक एंटरप्राइज जीपीयू जैसे NVIDIA H100 या RTX 4090 साइमल्टेनियसली 64 तक एक्टिव वार्प्स असाइन हो सकते हैं। वह रिप्रेजेंट करता है 64 टाइम्स 32 इक्वल्स टू 2048 इंडिविजुअल CUDA थ्रेड्स जो एक सिंगल एसएम पर रेजिडेंट हैं। किसी भी दिए गए क्लॉक साइकिल पर एसएम पर रेजिडेंट हर वार्प 3 फंक्शनल स्टेट्स में से एक में एक्सिस्ट करता है। यह डायग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एक जीपीयू वार्प की लाइफ साइकिल को दिखाता है। यह एक स्टॉल्ड स्टेट से ट्रांजिशन दिखाता है, जहां वार्प मेमोरी एक्सेस या डिपेंडेंसीज के रिजॉल्व होने का वेट करता है, एक एलिजिबल स्टेट में जहां यह शेड्यूलर के लिए वेट करता है। फाइनली वार्प शेड्यूलर इंस्ट्रक्शन को डिस्पैच करता है, जिससे यह एक्टिव स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, जहां यह हार्डवेयर यूनिट्स पर एग्जीक्यूट होता है। स्टॉल्ड वार्प अपनी अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यह ब्लॉक्ड है। स्टॉल का प्राइमरी रीजन एक इन फ्लाइट ग्लोबल मेमोरी एक्सेस LDG के इंटरपोजर पर कंप्लीट होने का वेट करना है। हालांकि वार्प्स एग्जीक्यूशन पाइपलाइन डिपेंडेंसीज के कारण भी स्टॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टी साइकिल फ्लोटिंग पॉइंट मैथ इंस्ट्रक्शन के फिनिश होने का वेट करना या सिंक थ्रेड्स जैसे एग्जीक्यूशन बैरियर पर वेट करना। एलिजिबल वार्प पूरी तरह से अनब्लॉक्ड है। इसकी अगली PTX असेंबली इंस्ट्रक्शन के लिए सभी ऑपरेंड डिपेंडेंसीज सेटिस्फाइड हैं। यह एग्जीक्यूशन क्यू में बैठा है, रन होने के लिए रेडी है, एक्टिव या इशूड। हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर एक एलिजिबल वार्प को सिलेक्ट करता है और इसकी इंस्ट्रक्शन को फिजिकल एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस FP32 कोर्स, टेंसर कोर्स या लोड या स्टोर यूनिट्स में डिस्पैच करता है। इंस्ट्रक्शन स्कोरबोर्ड हार्डवेयर को तुरंत कैसे पता चलता है कि कोई वार्प स्टॉल्ड है या एलिजिबल, बिना सॉफ्टवेयर से वापस चेक किए। जीपीयू एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर का यूज करता है जिसे इंस्ट्रक्शन स्कोरबोर्ड कहा जाता है। जब कोई वार्प ग्लोबल मेमोरी फेच एग्जीक्यूट करता है, जैसे LDG.128R4 ब्रैकेट R2 ब्रैकेट, तो वार्प शेड्यूलर टारगेट रजिस्टर R4 को स्कोरबोर्ड में पेंडिंग के रूप में रजिस्टर कर देता है। अगर उसी वार्प के बाद के इंस्ट्रक्शंस R4 को रीड करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि मेमोरी कंट्रोलर ये सिग्नल दे कि डेटा रजिस्टर फाइल में आ गया है, तो स्कोरबोर्ड हार्डवेयर एक डेटा डिपेंडेंसी स्टॉल फ्लैग कर देता है। वार्प शेड्यूलर तुरंत उस वार्प को स्टॉल्ड मार्क कर देता है और शेड्यूलिंग लूप में उसे स्किप कर देता है। उसे तब तक सिलेक्शन पाइपलाइन से बाहर रखता है जब तक कि मेमोरी सिस्टम स्कोरबोर्ड बिट को क्लियर नहीं कर देता। सेक्शन ब्रेक। वॉक थ्रू 600 क्लॉक साइकिल्स इनसाइड एन ASM पाइपलाइन। चलिए एक कंक्रीट साइकिल एग्जीक्यूशन सिनेरियो को देखते हैं, यह समझने के लिए कि रियल हार्डवेयर में जीरो ओवरहेड लेटेंसी हाइडिंग कैसे काम करती है। इमेजिन कीजिए कि हम एक सिंपल CUDA वेक्टर प्रोसेसिंग कर्नेल को एक ASM पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसके शेड्यूलर क्यू में करंटली 4 एक्टिव वार्प्स असाइंड हैं, वार्प्स 0, 1, 2 और 3। हर वार्प को ग्लोबल मेमोरी से एक वैल्यू फेच करने, एक फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई ऐड ऑपरेशन FFMA परफॉर्म करने और रिजल्ट को स्टोर करने की जरूरत होती है। ये GPU असेंबली सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे एक वार्प ग्लोबल वीडियो मेमोरी से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लोड करता है
उस लोडेड वैल्यू का यूज करके एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और फिर फाइनल रिजल्ट को वापस मेमोरी में राइट करता है। समय के साथ फ्रेम दर फ्रेम स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर का इंटरनल स्टेट कैसा दिखता है वह यहाँ है। यह टेबल एक जीपीयू पाइपलाइन स्टॉल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सेवरल क्लॉक साइकिल्स में मल्टीपल वार्प्स के एग्जीक्यूशन को ट्रेस करती है। यह दिखाती है कि कैसे शेड्यूलर 4 डिफरेंट वार्प्स के लिए कंसेक्यूटिवली मेमोरी लोड इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, जिनमें से हर एक मेमोरी सबसिस्टम से डेटा का वेट करते हुए इमीडिएटली स्टॉल हो जाता है। क्योंकि मेमोरी का वेट करते हुए सभी अवेलेबल वार्प्स स्टॉल हो जाते हैं, शेड्यूलर के पास इवेंचुअली एलिजिबल वार्प्स खत्म हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में एक आइडल साइकिल आती है जहां एंटायर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन स्टॉल हो जाती है। ध्यान दीजिए कि हमारे सिंपल सिनेरियो में साइकिल 4 पर क्या हुआ। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 एक्टिव वार्प्स थे और हर वार्प ने अपने बिल्कुल पहले इंस्ट्रक्शन पर ही एक लॉन्ग लेटेंसी मेमोरी लोड हिट किया, इसलिए हार्डवेयर 4 साइकिल्स के अंदर ही एलिजिबल वार्प्स से बाहर हो गया। बचे हुए 596 साइकिल्स के लिए जब तक कि पहला मेमोरी पैकेट HBM3 से वापस नहीं आ जाता, एग्जीक्यूशन यूनिट्स खाली बैठी रहती हैं। यह सिनेरियो एक अंडर ऑक्यूपाइड जीपीयू को रिप्रेजेंट करता है। हार्डवेयर ने लेटेंसी को हाइड करने की कोशिश की, लेकिन हम इसे इतना कंकरेंट काम देने में फेल रहे कि मेमोरी ट्रिप का पूरा ड्यूरेशन कवर हो सके। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम वर्कलोड डेंसिटी को बढ़ा दें ताकि एसएम के पास 64 एक्टिव वार्प्स यानी वार्प्स 0 से 63 इसके रजिस्टर फाइल में रेजिडेंट हों और रन करने के लिए काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट मैथ इंस्ट्रक्शंस हों। यह एग्जीक्यूशन टाइमलाइन स्टेटस टेबल इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वार्प शेड्यूलिंग के जरिए मेमोरी लेटेंसी को हाइड करती है। यह प्रोसेस शेड्यूलर द्वारा वार्प्स की एक सीरीज के लिए मेमोरी लोड रिक्वेस्ट्स इश्यू करने के साथ शुरू होता है, जो उन्हें टेम्परेरी तौर पर स्टॉल कर देता है। जब तक हाई बैंडविड्थ मेमोरी डेटा रिटर्न करने का वेट करती है, तब तक शेड्यूलर दूसरे वार्प्स से इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस रन करके मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स को पूरी तरह से सैचुरेटेड रखता है। एक बार जब मेमोरी कंट्रोलर रिक्वेस्टेड डेटा रिटर्न कर देता है, तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी को क्लियर कर देता है, जिससे स्टॉल्ड वार्प तुरंत अपनी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना रिज्यूम कर सकता है। साइकिल 600 पर जो हुआ उसे देखिए। भले ही वार्प 0 ने HBM3 से माइक्रोबम्प्स और सिलिकॉन इंटरप्रोपोजर के जरिए अपने वेक्टर डेटा के आने का वेट करने में पूरे 600 क्लॉक साइकिल्स बिता दिए, फिर भी जीपीयू कंप्यूट कोर्स ने एक भी साइकिल के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना बंद नहीं किया। वार्प शेड्यूलर ने बहुत ही सीमलेस तरीके से वार्प्स 1 से 63 के लिए एग्जीक्यूशन स्लॉट्स को साइकिल किया। जब तक शेड्यूलर वापस घूमकर आया, वार्प 0 का डेटा फिजिकल रजिस्टर्स में पहुंच चुका था। फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेमोरी लेटेंसी पूरी तरह से इनविजिबल हो गई थी। यह पैरेलल एग्जीक्यूशन की एक दीवार के पीछे छिप गई थी। सेक्शन ब्रेक द मैथ ऑफ लेटेंसी हाइडिंग जीपीयू प्रोग्रामर्स के लिए लिटल्स लॉ यह बिहेवियर कोई जादू नहीं है। यह क्यूइंग थ्योरी के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से गवर्न होता है, जिसे लिटल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर अप्लाई करने पर लिटल्स लॉ कहता है कि एक पाइपलाइन सिस्टम में मैक्सिमम ऑपरेशनल थ्रूपुट बनाए रखने के लिए कॉन्करेंसी यानी इन फ्लाइट वर्क का टोटल अमाउंट पाइपलाइन लेटेंसी और सिस्टम के प्रोसेसिंग बैंडविड्थ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। रिक्वायर्ड इन फ्लाइट कंकरेंसी इन बाइट्स इक्वल टू मेमोरी लेटेंसी इन सेकेंड्स टाइम्स मेमोरी बैंडविड्थ इन बाइट्स पर सेकेंड। चलिए इस फार्मूला को उन टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें जीपीयू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सीधे हार्डवेयर पर यूज कर सकें। कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड एक्टिव वार्प्स। मान लीजिए कि हम एक एंटरप्राइज जीपीयू पर कूडा कर्नल रन कर रहे हैं, जिसके फिजिकल पैरामीटर्स कुछ इस तरह हैं। मेमोरी लेटेंसी एल ग्लोबल मेमोरी फेच के लिए 500 जीपीयू क्लॉक साइकिल्स है। एसएम इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट टीपी यानी एसएम मल्टीपल सब कोर वार्प शेड्यूलर के जरिए हर क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शंस कंज्यूम या डिस्पैच कर सकता है। उस 500 साइकिल मेमोरी रीड डिले को पूरी तरह से हाइड करने के लिए पर एसएम कितने इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस रेडी और इनफ्लाइट होने चाहिए। रिक्वायर्ड इनफ्लाइट इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू लेटेंसी टाइम्स इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। रिक्वायर्ड इनफ्लाइट इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू 500 साइकिल्स टाइम्स 2 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, जो इक्वल टू है 1000 इनफ्लाइट इंस्ट्रक्शंस। अगर हर वार्प एक बार में 1 इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकता है, तो आपको अपने वार्प्स में 1000 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस क्यूड अप चाहिए होंगे। अगर आपके CUDA कोड में सिंगल इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसीज हैं,
जहां हर इंस्ट्रक्शन तुरंत पिछली लाइन के आउटपुट पर रिलाई करता है, तो आपको ज़रूरत होगी रिक्वायर्ड एक्टिव वार्प्स इक्वल टू 1000 इन फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय 1 इंस्ट्रक्शन पर वार्प, जो इक्वल टू है 1000 वार्प्स अक्रॉस द सिस्टम। चूंकि फिजिकल एसएम हार्डवेयर हर एसएम पर मैक्सिमम रेजिडेंट वार्प्स को लिमिट करता है, जो टिपिकली 32 से 64 वार्प्स पर एसएम होता है एम्पियर हॉपर या एडा लवलेस जैसे माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर, तो सिर्फ थ्रेड स्विचिंग पर रिलाई करने वाली एक सिंगल थ्रेड स्ट्रीम के वार्प स्लॉट्स खत्म हो सकते हैं अगर लेटेंसी बहुत ज़्यादा लंबी हो। ये हमें जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन में एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन पर लाता है, जो है टीएलपी वर्सेस आईएलपी। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग में लेटेंसी हाइड करने की 2 मेन स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें थ्रेड लेवल पैरेललिज्म और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को कंपेयर किया गया है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, स्टॉल कंडीशंस आने पर एक मल्टीप्रोसेसर पर थ्रेड्स के मल्टीपल एक्टिव ग्रुप्स के बीच एग्जीक्यूशन को स्विच करती है। सेकंड स्ट्रेटेजी थ्रेड्स के एक सिंगल ग्रुप के और मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेमोरी या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करती है। थ्रेड लेवल पैरेललिज्म टीएलपी यानी हर एसएम पर रेजिडेंट वार्प्स और थ्रेड ब्लॉक्स के नंबर को स्केल अप करना। जब वार्प 0 स्टॉल होता है तो वार्प 1 वार्प 2 वगैरह को रन करना। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म आईएलपी यानी एक ही वार्प के अंदर किसी डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शन पर पहुंचने से पहले मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेमोरी रिक्वेस्ट्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस इशू करना। लेटेंसी हाइड करने के लिए आईएलपी का लेवरेज करना। देखिए कि कैसे इंस्ट्रक्शन डिजाइन एक सिंगल वार्प के अंदर डिपेंडेंसी बिहेवियर को चेंज करता है। ये इलस्ट्रेशन जीपीयू प्रोग्रामिंग में मेमोरी एक्सेस के 2 अप्रोचेस को कंपेयर करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म पर फोकस किया गया है। फर्स्ट अप्रोच सीक्वेंशियल मेमोरी रीड्स परफॉर्म करता है, जिससे प्रोसेसिंग डिलेज हो सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर को हर वैल्यू के लोड होने के लिए वेट करना पड़ता है। सेकंड अप्रोच एक सिंगल कमांड में एक साथ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स फेच करने के लिए एक वेक्टर लोड का यूज करके इसे ऑप्टिमाइज करता है, जो लेटेंसी को हाइड करता है और प्रोसेसर को एक्टिव रखता है। एग्जाम्पल बी में कंपाइलर एक सिंगल 128 बिट वेक्टर लोड इंस्ट्रक्शन LDG.E.128 एमिट करता है। यह एक सिंगल क्लॉक साइकिल में 432 बिट मेमोरी रिक्वेस्ट इशू करता है। हर बार 500 साइकिल्स के लिए 4 सेपरेट टाइम्स स्टॉल होने के बजाय, जो कि टोटल 2000 साइकिल्स का पोटेंशियल स्टॉल होता, वार्प चारों रिक्वेस्ट्स को एक साथ मेमोरी पाइपलाइन में भेज देता है। ये चारों वेरिएबल्स के लिए केवल एक बार 500 साइकिल का लेटेंसी पेनल्टी इनकर करता है। सेक्शन ब्रेक, ऑक्यूपेंसी और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स द हार्डवेयर बैलेंसिंग एक्ट। अगर लेटेंसी हाइडिंग के लिए एक एसएम पर बहुत सारे एक्टिव वार्प्स को रेजिडेंट रखने की जरूरत होती है, तो हम सिंपली हर CUDA कर्नेल को मैक्सिमम थ्रेड्स और इनफाइनाइट वार्प्स के साथ रन करने के लिए सेट क्यों नहीं कर देते? क्योंकि एक एसएम फिक्स्ड और फाइनाइट फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ सिलिकॉन का एक फिजिकल पीस होता है। एक्टिव वार्प्स का नंबर जो एक एसएम पर एक साथ रह सकते हैं, जिसे हार्डवेयर ऑक्यूपेंसी के नाम से जाना जाता है, 3 हार्डवेयर एलोकेशंस द्वारा टाइटली कंस्ट्रेंड होता है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के कोर कंपोनेंट्स को आउटलाइन करता है। यह इलस्ट्रेट करता है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाता है, और यह फिजिकल रजिस्टर फाइल, शेयर्ड मेमोरी और लेवल 1 डेटा कैश के साथ साथ थ्रेड ब्लॉक्स और वार्प्स की मैक्सिमम कैपेसिटी को गवर्न करने वाली हार्डवेयर लिमिट्स को हाईलाइट करता है। आइए देखें कि कैसे ये 3 लिमिट्स आपकी ऑक्यूपेंसी को चोक कर सकती हैं और आपके कर्नेल की मेमोरी लेटेंसी को छिपाने की एबिलिटी को खत्म कर सकती हैं। कंस्ट्रेंट 1 फिजिकल रजिस्टर फाइल कैपेसिटी। फिजिकल रजिस्टर फाइल वो हाई स्पीड SRAM बैंक है जहां सभी रेजिडेंट थ्रेड्स के लिए लाइव वेरिएबल स्टेट्स रहते हैं। मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर्स जैसे कि एम्पियर या हॉपर पर एक एसएम में टिपिकली 65,536 यानी 64 के 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं। जब आप एक कूड़ा कर्नेल लिखते हैं तो कंपाइलर एनवीसीसी हर इंडिविजुअल थ्रेड को एक स्पेसिफिक नंबर में रजिस्टर्स असाइन करता है। आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं कि रजिस्टर यूसेज एसएम ऑक्यूपेंसी को कैसे डिसाइड करता है। सिनेरियो ए लीन रजिस्टर यूसेज। रजिस्टर्स पर थ्रेड 32 रजिस्टर्स, थ्रेड्स पर वार्प 32 थ्रेड्स, रजिस्टर्स रिक्वायर्ड पर वार्प 32 टाइम्स 2 इक्वल टू 1024 रजिस्टर्स पर वार्प 65,536 रजिस्टर फाइल के अंदर कितने वार्प्स फिट हो सकते हैं? मैक्स वार्प्स इक्वल टू 65,536
36 total registers divided by 1024 registers per warp, जो इक्वल टू है 64 एक्टिव वार्प्स। क्योंकि 64 वार्प्स ही ज़्यादातर एसएम आर्किटेक्चर्स के लिए फिजिकल सीलिंग लिमिट है, इसलिए ये कर्नेल 100% थियोरिटिकल ऑक्यूपेंसी अचीव करता है। वार्प शेड्यूलर के पास स्वैप करने के लिए 64 वार्प्स अवेलेबल होते हैं, जिससे बेहतरीन लेटेंसी हाइडिंग मिलती है। सिनेरियो बी हैवी रजिस्टर यूसेज यानी रजिस्टर प्रेशर। रजिस्टर्स पर थ्रेड 128 रजिस्टर्स जो कॉम्प्लेक्स मैथ लूप अनरोलिंग या हैवी लोकल एरेज की वजह से होते हैं। रजिस्टर्स रिक्वायर्ड पर वार्प 128 टाइम्स 32 इक्वल टू 4096 रजिस्टर्स पर वार्प। अब फिजिकल रजिस्टर फाइल के अंदर कितने वार्प्स फिट हो सकते हैं? मैक्स वार्प 65,536 टोटल रजिस्टर्स डिवाइडेड बाई 4096 रजिस्टर्स पर वार्प के इक्वल है, जो कि 16 एक्टिव वार्प्स के इक्वल होता है। रजिस्टर यूसेज को 32 से बढ़ाकर 128 पर थ्रेड करने से एक्टिव रेजिडेंट वार्प्स 64 से घटकर सिर्फ 16 रह गए। थियोरिटिकल ऑक्यूपेंसी घटकर सिर्फ 25% रह गई। जब वे 16 वार्प्स मेमोरी लोड इश्यू करते हैं और स्टॉल हो जाते हैं, तो वार्प शेड्यूलर के पास जल्द ही रेडी वार्प्स खत्म हो जाएंगे, जिससे एग्जीक्यूशन यूनिट्स पूरी तरह से आइडल रह जाएंगे। यह क्यूडा कोड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑक्यूपेंसी पर रजिस्टर प्रेशर के इम्पैक्ट को डेमॉन्स्ट्रेट करता है। यह 2 पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल्स डिफाइन करता है। फर्स्ट कर्नल मिनिमल रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट वाला एक सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जबकि सेकंड कर्नल मेमोरी में साइमल्टेनियसली मल्टीपल एक्टिव वेरिएबल्स को मेंटेन करके हाई रजिस्टर यूसेज को फोर्स करता है। अगर हम NVCC-PTTX-AS ऑप्शंस इक्वल्स -V का यूज करके हाई रजिस्टर कर्नल के लिए कंपाइल्ड असेंबली को इंस्पेक्ट करें, तो कंपाइलर आउटपुट क्लियरली रिसोर्स कंजम्पशन को दिखाता है। यह कंपाइलर आउटपुट एक स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल किए गए 2 GPU फंक्शंस के रिसोर्स यूटिलाइजेशन डिटेल्स दिखाता है और उनके रजिस्टर यूसेज और शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन को कंपेयर करता है। चूंकि हाई रजिस्टर कर्नल पर थ्रेड 72 रजिस्टर्स कंज्यूम करता है, इसलिए हार्डवेयर शेड्यूलर लो रजिस्टर कर्नल के कंपैरिजन में हर एसएम पर आधे से भी कम वार्प्स फिट कर पाता है। अगर हाई रजिस्टर कर्नल भी रैम एक्सेस स्पीड से बाउंड है, तो इसकी लोअर ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि इसे सीवियर पाइपलाइन स्टॉल्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास लॉन्ग मेमोरी पाथ को कवर करने के लिए इनफ रेजिडेंट वार्प्स नहीं है। सेक्शन ब्रेक कंस्ट्रेंट टू शेयर्ड मेमोरी लिमिट्स। सेकंड प्राइमरी रिसोर्स गवर्नर शेयर्ड मेमोरी है, जो एसएम पर यूजर मैनेज्ड L1 SRAM कैश है। अगर एक एसएम के पास 100 किलोबाइट्स अवेलेबल कॉन्फ़िगरेबल शेयर्ड मेमोरी है और आपका थ्रेड ब्लॉक 32 किलोबाइट्स शेयर्ड मेमोरी एक्सटर्न शेयर float एसएम की रिक्वेस्ट करता है, तो उस एसएम पर एक साथ कितने थ्रेड ब्लॉक्स बैठ सकते हैं? मैक्स रेजिडेंट ब्लॉक्स इक्वल टू द फ्लोर ऑफ 100 किलोबाइट्स डिवाइडेड बाय 32 किलोबाइट्स, जो इक्वल टू है 3 थ्रेड ब्लॉक्स। अगर आपके थ्रेड ब्लॉक्स 128 थ्रेड से यानी 4 वार्प्स पर ब्लॉक के साथ कॉन्फ़िगर किए गए हैं, तो सिर्फ 3 थ्रेड ब्लॉक्स रेजिडेंट होने का मतलब है कि आपके एसएम के टोटल एक्टिव वार्प्स इस पर कैप्ड हैं। टोटल एक्टिव वार्प्स इक्वल टू 3 ब्लॉक्स टाइम्स 4 वार्प्स पर ब्लॉक, जो इक्वल टू है 12 एक्टिव वार्प्स। एक बार फिर काफ़ी सारे फ्री फिजिकल रजिस्टर्स होने के बावजूद आपका कर्नल एक शेयर्ड मेमोरी कैपेसिटी सीलिंग को हिट करता है, जो टोटल रेजिडेंट वार्प्स को 12 तक लिमिट कर देती है। ऑक्यूपेंसी बहुत कम हो जाती है और लेटेंसी हाइडिंग फेल हो जाती है। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड मेट्रिक मैक्सिमाइज ऑक्यूपेंसी वर्सेस मैक्सिमाइज वर्क। अब यहाँ एक क्रूशियल डिफरेंस है जो जूनियर CUDA डेवलपर्स को सीनियर परफॉर्मेंस इंजीनियर्स से अलग करता है। 100% थियोरिटिकल ऑक्यूपेंसी पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं होती है। इस जाल में फंसना आसान है कि आपका गोल हमेशा 100% ऑक्यूपेंसी हासिल करना होना चाहिए, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ एक जरिया है और असली गोल लेटेंसी हाइडिंग है। एक बार जब आपने इतने एक्टिव वार्प्स एलोकेट कर दिए हैं कि आपका मेमोरी लेटेंसी पाथ पूरी तरह से कवर हो जाए, तो और ज़्यादा वार्प्स ऐड करने से डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। यह डायग्राम सिस्टम ऑक्यूपेंसी और थ्रूपुट परफॉर्मेंस के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि थ्रूपुट 25% ऑक्यूपेंसी पर 0% से बढ़कर 100% कैपेसिटी तक जाता है, जिसके बाद ये एक लेटेंसी हिडन सैचुरेशन जोन में एंटर करता है,
जहां ऑक्यूपेंसी 100% तक इंक्रीज होने पर भी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज्ड रहती है। ऊपर दिए गए ग्राफ को कंसीडर कीजिए। अंडर सैचुरेटेड जोन 0% टू 37.5% ऑक्यूपेंसी। एसएम के पास इनफ एक्टिव वार्प्स नहीं होते हैं। जब भी वार्प्स मेमोरी लोड्स को हिट करते हैं, शेड्यूलर के पास एलिजिबल वार्प्स खत्म हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन यूनिट्स खाली बैठी रहती हैं, और जैसे जैसे आप वार्प्स एडर करते हैं, थ्रूपुट तेजी से स्केल अप होता है। लेटेंसी हिडन सैचुरेशन जोन 37.5% टू 100% ऑक्यूपेंसी। लगभग 37.5% टू 50% ऑक्यूपेंसी पर आपके कर्नेल की अरिथमेटिक इंटेंसिटी और आईएलपी के आधार पर आपके पास इन फ्लाइट काम इतना होता है कि 500 साइकिल HBM3 रीड लेटेंसी पूरी तरह से छिप जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ऑक्यूपेंसी को 50% से बढ़ाकर 100% करने पर 0 एक्स्ट्रा स्पीड अप मिलता है, क्योंकि मेमोरी रीड्स पहले से ही पूरी तरह छिपे होते हैं। वास्तव में 100% ऑक्यूपेंसी के लिए पुश करना कभी कभी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये थ्रेड्स को कम रजिस्टर्स यूज करने के लिए मजबूर करता है, जिससे कंपाइलर वेरिएबल्स को हाई स्पीड रजिस्टर्स से बाहर निकालकर स्लो लोकल मेमोरी रैम में स्पिल कर देता है। सेक्शन ब्रेक 7 हाई लेवल समरी। जीपीयू लेटेंसी को कैसे डिफीट करता है। चलिए उन हार्डवेयर मैकेनिज्म को रिकैप करते हैं जो जीपीयू को मल्टी 100 साइकिल एक्सेस डिले के बावजूद थियोरेटिकल मेमोरी बैंडविड्थ के करीब पहुंचने की अनुमति देते हैं। यह टेबल की हार्डवेयर मैट्रिक्स और आर्किटेक्चरल फीचर्स के अक्रॉस सीपीयू और जीपीयू स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करती है। प्राइमरी लेटेंसी डिफेंस के लिए सीपीयू मैसिव L3 कैशेज और ब्रांच प्रेडिक्शन पर रिलाई करते हैं, जबकि जीपीयू मैसिव मल्टी थ्रेडिंग और लेटेंसी हाइडिंग को यूटिलाइज करते हैं। थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्टोरेज के मामले में सीपीयू सिस्टम रैम या कर्नल स्टैक का यूज करते हैं, जबकि जीपीयू ऑन चिप फिजिकल रजिस्टर फाइल को एम्प्लॉय करते हैं। यह डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट लाता है। सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप्स और रैम डंप्स के कारण अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर 10,000 से ज्यादा साइकिल्स की जरूरत होती है, जबकि जीपीयू एक हार्डवेयर पॉइंटर स्वैप का यूज करके 0 साइकिल्स का ओवरहेड अचीव करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एक सीपीयू के लिए इन फ्लाइट थ्रेड स्टेट में सिर्फ टेंस ऑफ एक्टिव थ्रेड्स ही होते हैं, जिसके कंपैरिजन में जीपीयू पर थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट थ्रेड्स होते हैं, जिन्हें वॉर्प्स कहा जाता है। डिपेंडेंसीज को ट्रैक करने के लिए सीपीयू एक आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन विंडो और रीऑर्डर बफर्स का यूज करते हैं, जबकि जीपीयू एक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन स्कोरबोर्ड पर रिलाई करते हैं। फाइनली उनके फेलियर मोड्स भी डिफर करते हैं। सीपीयू की परफॉर्मेंस तब डिग्रेड होती है जब कैशे मैसेज सिस्टम बस को थ्रैश करते हैं, जबकि जीपीयू लो ऑक्यूपेंसी से सफर करता है, जिसकी वजह से पाइपलाइन आइडल स्टॉल्स होते हैं। अल्ट्रा वाइड मेमोरी बसेस HBM3 या GDDR6X को 0 ओवरहेड हार्डवेयर वार्प स्विचिंग के साथ पेयर करके जीपीयू मेमोरी लेटेंसी को एक फेटल परफॉर्मेंस बॉटलनेक से एक सिंपल हार्डवेयर रिसोर्स शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में बदल देते हैं। सेक्शन ब्रेक 8 रूफलाइन मॉडल से ब्रिजिंग। अब हमने जीपीयू मेमोरी और कंप्यूट लैंडस्केप दोनों साइड्स को एक्सप्लोर कर लिया है। सेक्शन 19.5 में हमने DDR5, GDDR6X और HBM3 में रॉ फिजिकल बैंडविड्थ बाउंड्स को एनालाइज किया। इस सेक्शन 19.6 में हमने डिसेक्ट किया कि जीपीयू थ्रेड ऑक्यूपेंसी और हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर का उपयोग करके 500 साइकिल वीरैम रीड लेटेंसी को कैसे छिपाते हैं। ये हमें एक एसेंशियल डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पर लाता है। जब आपका कूडा कर्नेल स्लो चल रहा हो, तो आप कैसे जानेंगे कि यह मेमोरी बैंडविड्थ लेटेंसी से लिमिटेड है या पीक कंप्यूट फ्लॉप्स से। आप मैथमेटिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपका कर्नेल आपके टारगेट जीपीयू आर्किटेक्चर से परफॉर्मेंस की आखिरी बूंद तक निचोड़ रहा है या नहीं। इसका जवाब देने के लिए हमें एक यूनिफाइड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो कंप्यूट थ्रूपुट को मेमोरी ट्रैफिक के अगेंस्ट प्लॉट करता है। 19.7 कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी और अरिथमेटिक इंटेंसिटी द रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल में हम दुनिया भर के हाई परफॉर्मेंस जीपीयू इंजीनियर्स द्वारा यूज किए जाने वाले अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क को बिल्ड और एनालाइज करेंगे। मैं आपसे अगले सेक्शन में मिलूंगा।